Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswati International Academy, वापी. So dear student, जैसा कि आपको पता है चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स, चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है अपना. हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीन पार्ट कंप्लीट कर दिए. पार्ट 1 में हमने टाइप ऑफ रिएक्शन सारे पॉइंट्स बताए हैं एंड देन नेक्स्ट पार्ट में हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उनके एग्जांपल दिए, उनके यूनिट फाइंड आउट किया एट कांस्टेंट कीम. तो देन आफ्टर अब बात करते हैं, हमारा अगला टॉपिक होगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर. बट उससे बिफोर हमें एक पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और ये मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन है क्या, इनमें डिफरेंस क्या है. सो स्टूडेंट मैं बात करूं तो मैंने यहाँ हेडिंग ऑलरेडी राइट कर दिया है अपना टाइम सेव करने के लिए. मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, व्हाट आर मीनिंग ऑफ मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन. सो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि मॉलिक्युलरिटी वर्ड केमिस्ट्री में इस पॉइंट को बताता है कि जब रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट के बीच में कोलिजन होता है, टकराव होता है. So over number of reactant molecule that come near to each other for collision before converting in product. कोई रिएक्टेंट के पार्टिकल रिएक्टिंग वेसल में एक दूसरे के पास आते हैं, टकराते हैं रिएक्शन होने के लिए, और प्रोडक्ट में बदलने से पहले जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आसपास में टकरा जाते हैं उन्हें वर्ड देते हैं मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन. और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है कि पार्टिकल जब टकरा जाएंगे, कोलाइड हो जाएंगे, टकराने के बाद, कोलिजन के बाद जो प्रोडक्ट में बदलते हैं उन रिएक्टेंट की क्या मोल की जो पावर लगती है, कॉन्सेंट्रेशन की पावर लगती है, उसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सो समटाइम्स मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर सेम भी होते हैं बट ये डिफरेंट भी होते हैं. हो सकता है कि रिएक्टेंट पार्टिकल आपस में टकराने के बाद दूर हट गए तो मॉलिक्युलरिटी कंसीडर की जाएगी बट ऑर्डर उनका जीरो हो जाएगा. क्यों? क्योंकि कोलिजन के बाद एक दूर चले गए तो प्रोडक्ट फॉर्म ही नहीं हुआ. ऐसे केस में हमें मॉलिक्युलरिटी को जानना जरूरी है. सो मॉलिक्युलरिटी जानना जरूरी है. तो स्टूडेंट मैं बात करूं मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, तो होता क्या है कि मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन हेल्प इन स्टडी ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, क्योंकि हमारा टारगेट ही है इसमें कि स्टडी ऑफ द व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. सो स्टूडेंट आप समझ सकते हो कि यहाँ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की बात चल रही है, तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की स्टडी में भी हेल्प करते कौन? मॉलिक्युलरिटी. अब होता क्या है, मैंने यहाँ डेफिनेशन राइट कर दी जो मैंने बताया कि द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज लाइक एटम एंड मॉलिक्यूल, कौन होगा भाई? रिएक्टेंट एटम एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं. टेकिंग पार्ट इन द एलिमेंट्री रिएक्शन विच मस्ट बी कोलाइड टू ईच अदर इन ऑर्डर टू द ब्रिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन. वो एटम आयन मॉलिक्यूल जो एक दूसरे से आके कोलाइड होते, टकराते हैं रिएक्शन में, रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए उन्हें ही वर्ड देते हैं मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन. तो मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन का मीनिंग समझ में आ गया बा. किसी पार्टिकुलर रिएक्शन में अगर वन मॉलिक्यूल रिएक्टेंट आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड मोनोमॉलिक्युलर रिएक्शन. लाइक हियर देखो, अब हमने बताया आपको कि वन मॉलिक्यूल टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन. टू मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड बायमॉलिक्युलर रिएक्शन. देखो यहाँ 3 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं 2 and 1 तो ट्राइमॉलिक्युलर रिएक्शन. तो मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है? क्लियर हो गया? दैट इज डिपेंडेंट द मोल ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट. और इसमें एक वर्ड आया था स्टूडेंट, एलिमेंट्री वर्ड, शायद आपको न पता हो. तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जो डायरेक्ट वन स्टेप में कंप्लीट हो जाए दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन. तो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है? द केमिकल रिएक्शन दैट कंप्लीटेड इन वन स्टेप. और ऐसा बाय एक्सपेरिमेंट स्टडी किया गया है कि हर सेकेंड और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी ऑलवेज 2 and 3 है. व्हाट? हर सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी ऑलवेज क्या होगी रेस्पेक्टिव ऑर्डर में? 2 and 3. मतलब अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो मॉलिक्युलरिटी 2 होगी, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है तो मॉलिक्युलरिटी 3 होगी. दैट इज द फिक्स. एंड देन आफ्टर आगे के पॉइंट में मैं जाऊंगा, नेक्स्ट पॉइंट में बात करूंगा कि फिर ये मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन किसी रिएक्शन की मैकेनिज्म स्टडी करने में कैसे हेल्प करता है.
तो मैकेनिज्म हेल्प स्टडी में कैसे हेल्प करता है उसके अबाउट जाऊंगा मैं। तो मैं आपको बता दूं, एक रिएक्शन यहाँ मैं ले रहा हूँ, राइट। इफ अ रिएक्शन टेक प्लेस इन सेवरल स्टेप देन विच स्टेप कंट्रोल द ओवरऑल रिएक्शन इज कॉल्ड रेट डिटरमाइन स्टेप। अगर रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में हो तो उसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। हर एक स्टेप एलिमेंट्री ओवरऑल कॉम्प्लेक्स। देखो ये एलिमेंट्री स्टेप है, एलिमेंट्री बट दोनों मिला के कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। सो स्टूडेंट, अगर कोई रिएक्शन मोर देन वन स्टेप में होता है तो उसका कोई न कोई स्टेप क्या होगा, मैं बात करूं तो वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। क्लियर। एज एग्जांपल हमने डिकम्पोजन ले लिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो देन टाइम स्टेप 1 में पहले H2O2 एक इंटरमीडिएट I- मतलब इंटरमीडिएट स्टेट से कंबाइन होता है और कन्वर्ट होता है H2O IO, दैट इज द इंटरमीडिएट स्टेट। ये डिकम्पोजिशन स्लो स्टेप है। दूसरे स्टेप में H2O2 वापस कंबाइन होता है और बनाता है H2O2, तो H2O मतलब 2H2O O2 हो गया और I वापस से निकल गया, दैट इज द कैटलिस्ट, क्योंकि ये किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। स्टडी के बाद पता चला कि इन दोनों स्टेप में पहला स्टेप स्लो स्टेप है, इसीलिए बोलते हैं कि बोथ स्टेप इज बाय मॉलिक्यूलर, क्योंकि दो मॉलिक्यूल दोनों में है, और एलिमेंट्री है क्योंकि मैंने बताया डायरेक्ट एक स्टेप में कंप्लीट हो रहे हैं। कंबाइंड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मोर देन वन स्टेप होता है तो पूरे ओवरऑल को कॉम्प्लेक्स, एक स्टेप को एलिमेंट्री बोलेंगे। सो IO इज द कॉल्ड इंटरमीडिएट स्टेट इन दिस रिएक्शन एंड सो फर्स्ट स्टेप इज द व्हाट काइंड, स्लो स्टेप है। तो यही स्लो स्टेप क्या करेगा, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ डिटरमाइनिंग स्टेप। इसी को रेट ऑफ डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि चैप्टर के पहले ही दिन मैंने बताया था कि किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म के लिए पहले साइंटिस्ट केमिस्ट इस पॉइंट को सेलेक्ट करता है कि कौन सा रिएक्शन राइट उनके अंडर आइज उनके सामने हो रहा है, राइट उनकी लाइफ के अंडर आ रहा है, तो ना तो वेरी फास्ट ना तो वेरी स्लो, सिर्फ किस पर स्टडी करते हैं हम, स्लो रिएक्शन पर। सो दैट क्लियर है, इसीलिए इसको क्या बोला, रेट डिटरमाइनिंग। जो भी स्टडी हमें करना है, मैकेनिज्म डिटरमाइन करनी है, ऑर्डर डिटरमाइन करना है, मॉलिक्युलरिटी डिटरमाइन करनी है, हम सिर्फ इसको देखेंगे क्योंकि दिस रिएक्शन अकर वेरी फास्ट। क्लियर। सो इन पॉइंट्स को हमने यहाँ देख लिया। मॉलिक्युलरिटी क्या है स्टूडेंट, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दैट कोलाइड, टकराते हैं, कोलाइड टू ईच अदर बिफोर कन्वर्टिंग इन प्रोडक्ट इज कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। सो नेक्स्ट इस पॉइंट में हम पढ़ेंगे अब डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपने ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी दोनों चीज़ें पढ़ ली है। मॉलिक्युलरिटी उसको बोलते हैं जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, टकराते हैं, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो बोलते हैं द सम ऑफ पावर ऑफ द रिएक्टेंट। पावर में वही कन्वर्ट होता है जो रिएक्टेंट टकराने के बाद प्रोडक्ट में बदलता है, और जो प्रोडक्ट में नहीं बदलता उनको पावर में कंसीडर करना नहीं करते। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो स्टूडेंट, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन पढ़ने के बाद हम बात करेंगे डिफरेंस। तो मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट है डिफरेंस बिटवीन बोथ। मैंने यहाँ राइट किया, आप राइट कर लोगे इसको। मैं आपको बता दूं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी में क्या डिफरेंस है। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, बाय एक्सपेरिमेंट ही डिटरमाइन की जा सकती है, बट मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन एक थ्योरेटिकल वैल्यू है कि कितना मोल ऐड किया है, वो हो गया मॉलिक्युलरिटी। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन पर एप्लीकेबल है, मीन्स वन स्टेप वाले, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस पर है, एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स, दोनों रिएक्शन पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एप्लीकेबल है। मॉलिक्युलरिटी किसी रिएक्शन की कभी जीरो नहीं होती, भाई किसी रिएक्शन में 1 मोल 2 मोल कुछ तो ऐड करेंगे तो ही रिएक्शन होगा, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी 0 1 2 3 कुछ होगा, फ्रैक्शनल भी होगा बट 0 भी होता है। और मैं बात करूं यहाँ पर कि ये किसके इक्वल है, वो नंबर ऑफ पार्टिकल के इक्वल है जो आपस में कोलाइड होते हैं रिएक्शन में, और ये इक्वल है कि उस रिएक्शन में रिएक्टेंट के कितनी पावर बनती है। ये कभी फ्रैक्शनल नहीं होता, और ये कैसा होता है, ये 0 और फ्रैक्शनल, ये नेवर 0 एंड नेवर फ्रैक्शनल, दैट्स ऑल। ये नेवर, इट इज नेवर 0 और फ्रैक्शनल, मतलब मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कभी फ्रैक्शन या 0 में नहीं होगी, 1 2 3 कोई इंटीग्रल वैल्यू ही होगी। सो ये हो गया मॉलिक्युलरिटी। तो मॉलिक्युलरिटी वंस अगेन बता दूं कि द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स
that collide to each other before converting in product is called molecularity of reaction. सो इन पॉइंट को स्टडी करने के बाद अब हमारा टॉपिक आता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क के डेरिवेशन में भी दे सकता है, एक न्यूमेरिकल इंक्लूड करके 4 मार्क में भी दे सकता है। हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। सो स्टूडेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अब उनकी बात करेंगे तो केयर करना। पहले तो हमारा हेडिंग क्या है यहाँ पर, उसको केयर करेंगे। मैं हेडिंग राइट कर रहा हूँ, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमारा पॉइंट है। पहले जीरो ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है? इफ रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड एट सम ऑफ power of concentration, does not depend at the sum of power of concentration of reactant is called zero order reaction, is called zero order reaction। अगर रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की पावर पर डिपेंड नहीं करता तो उसे हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। जैसा मैंने एग्जांपल भी आपको एक दिया था यहाँ पर, H2 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ UV लाइट इज द पार्ट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लाइक N2 प्लस 3H2 इन प्रेजेंस ऑफ Fe कैटलिस्ट नाउ गिव्स ट्वाइस NH3 इज द पार्ट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो बात करें जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, तो ऑल हेट्रोजेनस कैटलाइज्ड केमिकल रिएक्शन इज द पार्ट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो स्टूडेंट हम बात करेंगे इसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इफ इन अ रिएक्शन आर रिएक्टेंट चेंज इनटू द प्रोडक्ट, दिस रिएक्शन इज कंसीडर व्हाट काइंड? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम इसका रेट राइट करेंगे, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of reactant, that is part 0 taken because this reaction is considered zero order. So student अब इसको हम बढ़ाएंगे आगे, तो rate is equal to K R power 0 where K is considered what is rate constant of zero order रिएक्शन। सो रेट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा स्टूडेंट? रेट इज इक्वल टू, एज वी नो दैट इन माइन्यूट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, सो देन डी आर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डी टी डिफरेंशियल इक्वेशन and here is the sign taken is negative, that is the indicate concentration of reactant now with increase in time decreases, is equal to minus K R power 0 where 0 power means 1, so then dr concentration is equal to minus K dt, equation number 1. Now on integration of equation 1. Now on integration of equation 1, अगर equation 1 का इंटीग्रेशन मैं कर दूं यहाँ पर, सो स्टूडेंट क्या दिख रहा है वैल्यू? dx का इंटीग्रेटेड फॉर्म होता है बेटा x, क्लियर, और dx अपॉन x इज इक्वल टू व्हाट इज ln x, क्लियर। तो ये दो फॉर्म आप याद रखोगे, तो यहाँ वैल्यू किस फॉर्म में दिख रही है? dx फॉर्म में दिख रही है। तो देन आफ्टर इंटीग्रेटेड फॉर्म क्या होगा? दैट इज द RT, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट इज
रिएक्टेंट आफ्टर टी टाइम इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस व्हाट सी, इक्वेशन नंबर 2। व्हाट इज सी? अगर हम बात करें यहाँ पर तो सी क्या है? सो स्टूडेंट, वेयर सी इज ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वेयर सी इज ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब हम बात करेंगे आफ्टर इंटीग्रेटेड फॉर्म हो गया कि इफ t इज इक्वल टू 0 देन आर टी इज विल बिकम इक्वल टू R0। मतलब मैं ये कंसीडर कर लूँ कि अभी ये तो टी टाइम बार रिएक्टेंट का अमाउंट है। मतलब आपको एक चीज़ मैं समझा देना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो रिएक्टेंट हमने लिया है, मैं ऐसे कंसीडर कर रहा हूँ बेटा, ये दो टर्म्स लिए हैं रिएक्टेंट के लिए। R0 इसका इनिशियल क्वांटिटी है, टी टाइम बाद ये रिड्यूस होकर कितना हो जाता है RT। तो आप समझ लेना कि टी टाइम बाद RT था, अगर हम t को 0 ले लें तो RT नहीं, क्या बचा? R0, दैट इज इनिशियल क्वांटिटी। t 0 है तो RT R0 हो जाएगा। तो हम इस पॉइंट को रखेंगे कहाँ से? इक्वेशन 2 से लें तो हम राइट करेंगे यहाँ पर कि फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या लिखेंगे? RT हो जाएगा R0 माइनस के इंटू 0 प्लस सी। क्या बोलते हो स्टूडेंट? देखो RT t 0 हुआ तो RT क्या हो जाएगा? इनिशियल क्वांटिटी, एंड देन नाउ C इज इक्वल टू हमें जो वैल्यू मिली वो हो गया R0। सो देन हम वापस राइट करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 2, अगर हम इक्वेशन 2 में क्या पुट कर दें स्टूडेंट? C इज इक्वल टू R0। तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे RT इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी की वैल्यू स्टूडेंट क्या करना? ये राशि क्या राइट करेंगे? R0। और आई द माइनस के टी इज इक्वल टू राइट करेंगे RT माइनस R0। RT आफ्टर टी टाइम कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का है, जो प्रोडक्ट बदला इनिशियल क्वांटिटी है। या फिर हम राइट कर सकते हैं यहाँ पर K इज इक्वल टू R0 माइनस RT बाई क्या लिखेंगे यहाँ पर? T। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। वेयर इक्वेशन 3 इज कॉल्ड एवरेज रेट कांस्टेंट इक्वेशन ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन, जहाँ पर हम इस इक्वेशन को ले रहे हैं क्या? रेट कांस्टेंट ऑफ एवरेज रेट कांस्टेंट ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन। सो देन अब यहाँ पर पॉइंट से हो गया। अब इस वैल्यू को देखा जाए तो इस पर हमें ग्राफ भी दिखाने हैं। अगर इस टर्म के लिए ग्राफ मैं लूँ यहाँ से तो ग्राफ फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, उसके लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे आप। पहला ग्राफ हमारा होगा कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन हो गया RT हमने ले लिया, दैट इज द आफ्टर टी टाइम। ये हो गया टाइम T, और यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन दैट इज मूविंग डाउनवर्ड, और जो यहाँ पर इंटरसेप्ट है दैट इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, एंड वैल्यू ऑफ द स्लोप विल बिकम इक्वल टू माइनस के। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर हम राइट करेंगे, अगर इसी का रेट के अगेंस्ट ले दूसरा ग्राफ है फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। क्या करना स्टूडेंट? अगर रेट ऑफ रिएक्शन का ले पहले टर्म से तो हम राइट करेंगे रेट मतलब dr कॉन्सेंट्रेशन अपॉन dt अगेंस्ट किसके होगा? अगर हम इस पॉइंट को राइट करें तो कॉन्सेंट्रेशन, change in concentration of reactant, then a straight line is obtained. Clear? So this one is the point है। हम यहाँ पर दो डिफरेंट टाइम पर लेके भी इक्वेशन को राइट कर सकते हैं, जहाँ पर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हमने राइट किया आपको। सो अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। ये हो गया इनके ग्राफ, ये हो गया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके हाफ लाइफ, राइट? तो
हाफ लाइफ की बात करें, बट उससे बिफोर वंस अगेन मैं रिमाइंड करा दूं, हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है? सो बात करते हैं इसके हाफ लाइफ की। अब इसमें हमें एक पॉइंट पढ़ना अलग से है, बट आप ध्यान रखना जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है, सारे पॉइंट्स बता दिए हमने। इसको आप देखिए, डाउट होगा तो आप ज़रूर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप डाउट को सेंड करिए या कॉल करिए, आपके पास ऑलरेडी नंबर है। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और बात करेंगे हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? हाफ लाइफ बोलते क्या? द टोटल टाइम in which concentration of reactant, the total time in which the concentration of reactant is become half of its initial the total time in which the concentration of reactant is become half of its initial concentration is called half life. It is denoted by T half. So T half का मीनिंग यहाँ पर क्या हो गया? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या था? K इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टी टाइम। इफ RT इंस्टेड ऑफ RT इज टेकन इनिशियल का हाफ, दैट डिटेक्ट दिस अमाउंट इज ऑब्टेन इंस्टेड ऑफ RT आफ्टर व्हाट टाइम? T हाफ। मतलब T पर RT था तो मैंने बोल दिया क्या कि T की जगह हमने क्या ले लिया? T हाफ। वो टाइम ले लिया जिस पर अपना इनिशियल का कॉन्सेंट्रेशन का कितना हाफ होता है, तो RT की जगह यहाँ क्या लिखेंगे? R0/2 और T की जगह T हाफ। तो इक्वेशन क्या बनेगा स्टूडेंट? K इज इक्वल टू हम राइट करेंगे R0 माइनस RT की जगह होगा R0/2 बाई T हाफ, और आई द 1 माइनस हाफ R0/2 T half is equal to R0/2K. That is the half life equation. And you know student, यहाँ से क्लियर हो गया कि हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, बट इट बिकम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट। ये दो पॉइंट्स आ गए। सो इन दो पॉइंट्स पर स्टडी करने के बाद हमें एक चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पर कि अगर इस हाफ लाइफ और कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ भी हम ड्रॉ करें तो यहाँ पर हमने टी हाफ ले लिया, ये आपका एक्स एक्सिस पर कॉन्सेंट्रेशन, तो देन अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन दैट इज इंडिकेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इंस्टेड ऑफ रेट कांस्टेंट लेंगे तो ये क्या होगा? इनवर्सली। तो दैट इज लाइन इंस्टेड ऑफ मूविंग डाउनवर्ड। सो दैट इज द हाफ लाइफ। इस पॉइंट से क्या कंक्लूजन निकलता है हमें? इस पॉइंट से क्या हमें सीखने को मिलता है स्टूडेंट? तो आप क्या करना, वंस अगेन मैं बता दूं कि आप पढ़ रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमने आपको निकाला यहाँ पर एक ग्राफ दिखाया गई, हाफ लाइफ बताया गया, द टोटल टाइम इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज बिकम हाफ इट्स इनिशियल। मतलब किसी का इनिशियल जो लेते हैं जितने टाइम, जैसे हमने ऐसे ही कंसिडर कर लिया कि हमने रिएक्टेंट का 10 ग्राम लिया था, अगर वो 5 मिनट बाद 5 ग्राम बचता तो उसकी हाफ लाइफ कितनी हो गई? 5 मिनट्स।
क्लियर। तो ऐसे रिएक्टेंट जितने टाइम अपने इनिशियल का हाफ हो जाता है उसे हाफ लाइफ बोलते हैं, टी हाफ से डिनोट करते हैं। ये इसके लिए इक्वेशन आया जीरो ऑर्डर के लिए, ग्राफ हो गया। इस पॉइंट से क्या पता चलता है, द हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन is directly proportional to the initial concentration of reactant but inversely proportional to the its रेट कांस्टेंट। मीन्स इन दोनों टर्म्स का मीनिंग। कभी कभी आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा प्रूव करने के लिए आ सकता है स्टूडेंट कि प्रूव दैट हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट। अगर ये पॉइंट 2 मार्क में आता है तो यहाँ से स्टार्ट करके आप यहाँ ला के छोड़ देंगे। अगर ये 4 मार्क में जाता है तो आप शुरू से लास्ट तक आएंगे। क्लियर। तो ये हो गया जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, बट उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं। सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। आज हमने मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड प्लस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर को स्टडी किया। एंड नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे about the integrated rate equation of the first order. That's all. Okay, so thank you student.